नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक इतिहास की। आज संवैधानिक इतिहास का अपन लास्ट पार्ट की बात करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे हमारे संविधान की, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे संवैधानिक इतिहास में, और संवैधानिक इतिहास में बात कर चुके थे हम 1919 के भारत शासन अधिनियम तक, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम तक। आगे आज हम बात करेंगे आगे जो नेक्स्ट अधिनियम है उनकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और पिछली वीडियो को जो आपने प्यार दिया वो प्यार ऐसे ही बना रहे आपका। तो आगे हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की, और उससे पहले कुछ बातें करते हैं हम 1935 से भारत शासन अधिनियम से पहले। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक आयोग के गठन की बात की गई थी। उस आयोग की हम बात करते हैं, और उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन, ये आयोग आना चाहिए था 10 साल बाद। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद आना चाहिए था, लेकिन ये आयोग उससे पहले ही आ गया, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन ब्रिटेन की सरकार थी उसको डर था कि भारत की सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए उन्होंने पहले ही 10 साल से पहले ही एक आयोग भारत भेजा, और उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। और इस आयोग का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को इस आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी। सदस्य कितने थे? 7, और सातों के सातों अंग्रेज थे। सारे के सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था ये, यानी इस कमीशन का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था जॉन साइमन। इसलिए कमीशन का नाम भी क्या पड़ गया, आयोग का नाम भी क्या पड़ गया? साइमन कमीशन। सारे के सारे 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को कहा जाता है श्वेत कमीशन भी। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी कैसे थे? सफेद, धोले धोले, तो इसलिए इस कमीशन को कहा जाता है श्वेत कमीशन। क्योंकि देखा होगा अंग्रेज सारा दौड़ा दौड़ा, तो इसलिए दौड़ो कमीशन, यानी श्वेत कमीशन। कौन सा आयोग? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कह दो, श्वेत कमीशन कह दो। आया क्यों था? ये 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। अब आया कब? गठन हो गया 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया? तो ये भारत आया 3 फरवरी 1928 को। वो भी कहां पे? मुंबई। मुंबई के तट पे आया था ये 3 फरवरी 1928 को। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की, वो रिपोर्ट पेश की 30 जून 1930 को। जून 1930 में इस कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। यह इस कमीशन से संबंधित कुछ बातें। देखो, आपने बहुत सुना होगा इस कमीशन के बारे में। इस कमीशन में सारे अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, तो इसका विरोध किया गया। और विरोध जब ये भारत आया तो वहीं से इसका विरोध स्टार्ट हो गया था, और इसके विरोध में नारे भी लगे थे, गो साइमन बैक, ऐसे नारे भी लगे थे। और एक हमारे नेता थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का निधन भी हो गया था लाठीचार्ज में। लाठीचार्ज के दौरान निधन।
तो आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में एक हमारे नेता थे लाला लाजपत राय, इनका निधन हो गया था। ये घायल हुए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उस समय एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठियां, कि इनके ऊपर जो लाठियां बरसाई गई थी, तो मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। यानी इनका जो सरकार है, सरकार या इनकी जो सत्ता है यहाँ पे भारत में, ये नष्ट हो जाएगी और इनके ताबूत की जो आखिरी कील होगी वो मेरे ऊपर जो पड़ी हुई लाठियां हैं वो होंगी। तो इस तरह साइमन कमीशन के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, गठन कब हुआ, कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन था, भारत कब आया, रिपोर्ट कब पेश की, ये सारी बातें। तो साइमन कमीशन कह दो, श्वेत कमीशन कह दो, आया कब, गठन कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को। सदस्य कितने थे, 7। अध्यक्ष कौन था, जॉन साइमन। भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया, मुंबई में। रिपोर्ट कब पेश की, जून 1930 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। और इस कमीशन के दौरान या इसके विरोध के दौरान एक हमारे नेता जिनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय, ये इस कमीशन से संबंधित कुछ बातें थी। इस कमीशन का भारत में बहुत पुरजोर तरीके से विरोध हुआ, लेकिन फिर भी इस कमीशन की कुछ सिफारिशें थी वो हमारे नेक्स्ट अधिनियम में मानी गई थी। यानी हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या घटित हुआ, उस अधिनियम पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसकी हम बात करें। तो उनमें एक ये भी था, क्योंकि 1919 में हमने पढ़ा कि प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे विरोध कर रहे थे, ये प्रांतों के द्वैध शासन की विरोध भी कर रहे थे, और भी जो इन्होंने कुछ भी काम किया उनका विरोध कर रहे थे। इसलिए इस कमीशन का भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब आगे हम बात करते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ, फिर इसके बाद में क्या हुआ। जब इस कमीशन का विरोध किया गया, साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड बर्कनहेड। कौन थे, लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया लोगों ने, तो इस बर्कनहेड ने एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आप स्वयं आपका ऐसा कुछ भी कमीशन या आप अपनी जो भी कोई संविधान है, या आप संविधान बना के हमारे को दिखाओ जिसको भी इस पूरे दल माने, यानी एक स्वीकार्य संविधान का मसौदा होना चाहिए, इन्होंने कहा। तो चुनौती किसने दी, बर्कनहेड ने। और इस बर्कनहेड ने जब चुनौती दी, इसकी चुनौती पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसकी चुनौती को स्वीकार किसने किया, मोतीलाल जी नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और उस समिति में सदस्य कितने थे, 10 सदस्य। समिति में सदस्य कितने थे, 10। एक समिति बनाई गई, समिति थी 10 सदस्यों की समिति थी। इस बर्कनहेड की चुनौती पर समिति बनी, 10 सदस्य थे, जिनमें प्रमुख रूप से हम बात करें तो M.R. जैकर भी थे, उनमें सुभाष चंद्र बोस थे, उनके अलावा मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो भी उसमें शामिल थे, और भी थे, मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। इस तरह 10 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, और इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। इन्होंने एक संविधान तैयार किया भारत का। इन्होंने कहा, बर्कनहेड ने कहा कि आप अपना संविधान बना के दिखाओ, अगर आप इतने ही माइंडेड हो, इतने ही आप ज्ञानी हो, तो आप अपना संविधान बना के दिखाओ। तो इनकी चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू जी ने, और नेहरू जी ने स्वीकार करते हुए एक समिति बनाई। समिति ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट को ही कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। भारतीय संविधान का
ब्लू प्रिंट या नील पत्र। देखो ब्लू प्रिंट क्या होता है? ब्लू प्रिंट कहते हैं हमें खाका, प्रारूप। जो भी कोई काम कर रहे हैं हम, जो हमारा जो संविधान था, इस संविधान का जो पहले से खाका तैयार किया हुआ था वो ब्लू प्रिंट कहलाता है। जैसे मकान बनाना है तो मकान बनाने से पहले आप देखते हो इंजीनियर एक उसका नक्शा बना लेते हैं पहले, वो उस मकान का ब्लू प्रिंट है कि हम ऐसा बनाएंगे, प्रारूप, मॉडल। तो इस नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सी बातें नेहरू रिपोर्ट की शामिल की गई थी, जिनमें प्रमुख रूप से मैं बात करूं आरक्षण। तो नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इस भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट को। या नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है या नील पत्र कहा जाता है। बहुत से जैसे अपने बीएड किए हुए जो शिक्षक होते हैं, बीएसटीसी किए हुए, उनको ब्लू प्रिंट बनाना भी सिखाया जाता है कि आप एग्जाम में बच्चों के लिए कैसे ब्लू प्रिंट बनाएंगे। यानी आपका जो एग्जाम का पेपर आएगा उस पेपर का आप पहले ही खाका तैयार कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे इतने प्रश्न आएंगे, इतने छोटे प्रश्न आएंगे, लघुरात्मक आएंगे, अति लघुरात्मक आएंगे, निम्नात्मक आएंगे। जो खाका तैयार किया जाता है उसे कहते हैं ब्लू प्रिंट। अब यहाँ से और क्वेश्चन और आते हैं, यहीं से और क्वेश्चन आते हैं कि ये नेहरू रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में कब रखी गई थी? तो ये नेहरू रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में रखी गई थी 10 अगस्त 1928 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया भी क्वेश्चन है शायद, कि नेहरू रिपोर्ट ब्रिटेन संसद में कब रखी गई थी? 10 अगस्त 1928 को रखी गई थी। दोबारा देखना, लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती पर। चुनौती किसने दी? ये अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड बर्कनहेड, इसने चुनौती दी थी। और इसकी चुनौती को स्वीकार किसने किया? मोतीलाल जी नेहरू ने। और नेहरू ने स्वीकार करते हुए कितने सदस्यों की समिति बनाई? 10 सदस्यों की। और इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। ये सोच रहा था ऐसे ये बर्कनहेड की इंडिया वाले ऐसे ही हैं, पता नहीं था इंडिया वाले माइंडेड भी हैं, दुनिया को तो सिखाया ही इन्होंने था। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की, नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट रखी कब गई थी? 10 अगस्त 1928 को रखी गई थी। कहाँ पे? ब्रिटेन की संसद में। कह दिया इनको कि ये लो हमारा संविधान अब लागू करके दिखाओ। और बर्कनहेड ने कह दिया ऐसे, मैं तो मजाक कर रहा था, वो था ऐसा था। बाद में क्या हुआ? इसके बाद में फिर इनके बाद में भारत में और परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि इन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। अब उसको कुछ नेता मानने को तैयार नहीं थे, जिनमें मैं बात करूं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता था। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री योजना रखी। 14 सूत्र दिए इन्होंने, उसको नाम भी दे दिया गया 14 सूत्री योजना। और ये 14 सूत्री योजना रखी गई थी 29 मार्च 1929 में। देखो तारीख खूब आएंगी, मैं बात करूं अपने स्टार्टिंग के संविधान में तो बहुत सी तारीखें आएंगी, तो थोड़ा ध्यान रखना। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्री मांग रखते हुए अलग से पाकिस्तान की मांग करने लगे कि हमारे को तो अलग से एक प्रांत दे दिया जाए, हम इनके साथ नहीं रह सकते। और उन्होंने 29 मार्च 1929 को एक मांग रखी, 14 सूत्री मांग। अब परिस्थितियां बिगड़ती चली गई 1935 और 1919 के भारत शासन अधिनियम के बीच में। सबसे पहले साइमन कमीशन आ गया, कमीशन का विरोध करते हुए नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई। अब नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे को अलग से क्या चाहिए? पाकिस्तान से। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई तो इसके बाद में क्या किया गया कि इंग्लैंड में, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्योंकि आरक्षण मुद्दा उठ गया था एक तरह से। आपने इतिहास के सर बताएंगे आपको डिटेल में ज्यादा। गांधी जी आरक्षण के खिलाफ थे, वो आरक्षण नहीं देना चाहते थे, दलितों को शामिल नहीं करना चाहते थे।
वो ये कहते थे कि अपन एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही समुदाय में रह रहे हैं। अब धर्म के आधार पर तो ये पहले से बांट चुके थे। आप पढ़ चुके हो कि मुसलमानों को पहले अलग से चुनाव प्रणाली दे दी, उसके बाद में सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियनों को दे दी। तो अब ये कह चुके थे कि हम धर्म के आधार पर बढ़ चुके हैं। अब एक ही धर्म में अगर आप अलग अलग बांटोगे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। और अंबेडकर चाहते थे कि नहीं, दलितों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, हम भारत का जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करता था। इस वजह से परिस्थितियां बिगड़ रही थी। तो उनके बीच में भी समझौते होते हैं, गांधी अंबेडकर के बीच में पुनः पैक्ट होता है, और भी परिस्थितियां होती हैं। इतिहास में ज़्यादा डिटेल में आपको सर बताएंगे। अभी हम थोड़ी संविधान की बात कर रहे हैं, अपने टॉपिक वहीं से बात कर रहे हैं, अपने को जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें ले रहे हैं। तो ये यहाँ तक बात हो चुकी थी कि आपने नेहरू रिपोर्ट देखी और मोहम्मद अली जिन्ना की बात देखी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करें गोलमेज सम्मेलन की थोड़ी सी। देखो इसके बाद में क्या हुआ, 1930, 31 और 32 में जैसे ही हमारे सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपको ये चीज़ें दोबारा बताएंगे, वो ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको। मॉडर्न जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें हम बात करेंगे इसकी। अभी मैं केवल नॉर्मली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपना टॉपिक है वो बात करेंगे 1935 और 1947 के अधिनियम की आज बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर 1931 में दूसरा हुआ और 1932 में तीसरा हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल कौन हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, वो भी हुए थे। तीनों में शामिल हुए थे डॉक्टर BR अंबेडकर, महाराजा राजस्थान के थे बीकानेर रियासत के गंगा सिंह। देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। कांग्रेस उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने जो कह दिया भारत के लिए वो बात मानी जाती थी कि भारत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रहे थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई शामिल नहीं हुआ, तो वैसे असफल हो गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए। गांधी जी के बारे में भी कहा जाता है कि ये जेम्स प्रथम से मिलने गए तो किसी एक ने कहा था कि ऐसे लग रहा है, एक इनको पहले कहा था कि आप बढ़िया कपड़े पहन के आना, लेकिन ये फिर भी वैसे ही चले गए जैसे रहते थे ये अपनी धोती में। तो उन्होंने कहा था, एक याद नहीं है नाम, कि एक ने कहा था कि ऐसा लग रहा है जेम्स प्रथम की सीढ़ियों चढ़ते हुए कि अर्ध नग्न फकीर को देखना, राजा की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना एक अद्भुत है। ऐसी कुछ बातें कही थी। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया था। लेकिन ये बातें साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री जो योजना थी और गोलमेज सम्मेलन, ये सारी बातों का जो निचोड़ निकल के आया ये 1935 के 12 शासन अधिनियम में आया। और हम बात करेंगे 1935 के 12 शासन अधिनियम की। हम संविधान की बात करेंगे, आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे सर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, फिर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वाले सर भी बताएंगे तो वहां पे बात करेंगे इनकी। अभी हम जो बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखो 1935 के मैं भारत शासन अधिनियम की मैं बात करूं दोस्तों, क्या हुआ इसमें। पहली बात तो हमने देखा कि क्या क्या रिपोर्टें आई कि उनका प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। यह अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। पहली बात, सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या था ये?
सबसे बड़ा अधिनियम था। अब तक जितने हमारे अधिनियम आए थे उन अधिनियमों में जो सबसे बड़ा अधिनियम था वो कौन सा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें मैं बात करूं 421 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 बात। दूसरी बात, यह प्रस्तावना रहित था। प्रस्तावना का क्या था? अभाव था। सबसे बड़ा अधिनियम, और दूसरी बात क्या आ गई? प्रस्तावना नहीं थी। और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का क्या था इसमें? प्रावधान। देखो, ये अस्तित्व में नहीं आया अखिल भारतीय संघ, लेकिन इसकी प्रस्तावना, इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था कि अखिल भारतीय संघ का गठन करेंगे, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी प्रदेश और कुछ देसी रियासतें शामिल होंगी, जिनमें कहा देसी रियासतें को मिलना इच्छुक होगा। इसलिए इसमें देसी रियासतों ने मिलने में रुचि नहीं दिखाई, इसलिए ये असफल रहा, ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। और क्या हुआ इसमें? बर्मा, म्यांमार देश, बर्मा को भारत से अलग कर दिया, पृथक कर दिया। बर्मा को अलग ही देश घोषित कर दिया। जो म्यांमार आज हम कहते हैं बर्मा, पहले उसका नाम बर्मा था, बर्मा को अलग कर दिया, पृथक कर दिया। किससे? भारत से। कौन से अधिनियम में? 1935 के भारत शासन अधिनियम। और क्या हुआ? प्रांतों में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई, पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी गई प्रांतों को। विधानसभा स्थापित करके वहां पे शासन चलाने की छूट दे दी। द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यहां से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया, वो प्रांतों में समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन 1921 में लागू हुआ था, 1919 के अधिनियम में आया था, लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। अब द्वैध शासन की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, द्वैध शासन की मैं बात करूं तो द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है, वो जनक मानते हम लियोनिल कार्टिस को। किसको मानते हैं? लियोनिल कार्टिस को, क्योंकि लियोनिल कार्टिस ने अपनी पुस्तक डायरकी में, पुस्तक का नाम क्या था? डायरकी में द्वैध शासन की बात की थी, इसलिए द्वैध शासन का जनक मानते हैं लियोनिल कार्टिस को। बात कर रहे हैं ना, प्रांतों में द्वैध शासन, कंपनी में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, तो ये द्वैध शासन का जनक कौन? लियोनिल कार्टिस। और कौन सी पुस्तक में है इसका वर्णन? डायरकी। यह आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम की कुछ बातें हुई, और भी करेंगे अभी बातें, इसमें और भी बाकी हैं, तो एक बार देखना, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम अब तक के जितने भी अधिनियम आए उनमें सबसे बड़ा था। प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना 1919 के भारत शासन अधिनियम की ही ली गई थी।
इसमें 421 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 14 इसके भाग हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आ पाया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। केंद्र का जो द्वैध शासन है, उसके में द्वैध शासन का जो जनक है वो लियोनेल कार्टिस है, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन के बारे में बात की थी। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के बीच में बांट दिया जाए, वो शासन जिनको दो भागों में बांटा जाए। ये बात थी 1935 के अधिनियम की। आगे हम देखते हैं और अधिनियम में क्या क्या हुआ था। देखो, क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, बाकी और भी क्लासें आएंगी, जल्दी ही आएंगी। लॉकडाउन की वजह से सर घर पे गए हुए हैं, तो वो आएंगे। जैसे ही आएंगे क्लासें और भी स्टार्ट हो जाएंगी। जितनी क्लासें हैं उनको आप शेयर करें, लाइक करें, इनको कमेंट करें, दोस्तों को भी बताएं कि अपनी कोचिंग की क्लासें आ रही हैं। आगे देखो क्या क्या हुआ इस अधिनियम में। शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, और वो विभाजन भी 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। आज भी 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। वैसे ही पहले 1935 के 12 शासन अधिनियम में भी था, क्योंकि इस 1935 के 12 शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान में। तो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, और तीसरी थी समवर्ती सूची। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में उस समय 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में उस समय 36 विषय शामिल थे। तो शक्तियों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। कौन से अधिनियम में? 1935 के 12 शासन अधिनियम। इसी अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में। कहां पे की गई? दिल्ली में। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के 12 शासन अधिनियम के तहत। जो पहले अपेक्स कोर्ट था बंगाल में, अब एक और भारत में सबसे बड़ा कोर्ट खोल दिया गया, संघीय न्यायालय, और इसकी स्थापना की दिल्ली में। और दिल्ली में की कब? 1 अक्टूबर 1937 को। 1937 को 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इस संघीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस गवेयर। यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गवेयर। कौन से न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना। कहां पे की गई? दिल्ली में की गई। कब? 1937 में। कौन से एक्ट में पढ़ रहे हैं हम? 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही हम ये पढ़ रहे हैं। शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। और क्या हुआ? जो हमारी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। एक बात फिर से, 1909 में प्रणाली आई, मुसलमानों को दिया। 1919 में किसको दिया? आंग्ल भारतीय, यूरोपियन, सिख और ईसाई। अब यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए किस किस को दिया? महिलाओं को, दलितों को और मजदूरों को।
महिलाओं, दलितों और मजदूरों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। कौन से एक्ट में? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब आगे हम बात करें इसमें, ये तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसका आलोचना हुई, आलोचनाओं की बात करेंगे कि आलोचना में किसने क्या कहा। इसको आलोचनाओं में मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इसे बताया दास्ता का घोषणा पत्र। देखो, गुलामी का चार्टर, गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का घोषणा पत्र एक ही बात है, ये कहा। और क्या कहा इसे? बिना इंजन तथा अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी। इस अधिनियम की बुराई की इन्होंने आलोचना की कि ये एक तरह से दास्ता का घोषणा पत्र है, गुलामी का घोषणा पत्र है। और कहा इसे ही कि बिना इंजन तथा अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी है ये। इसके अलावा मैं बात करूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसकी बुराई की, उन्होंने भी आलोचना की। उन्होंने बताया इसे सड़ा गला रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक। खुद भी रद्दी की तरह था, बात भी ऐसे ही करता है। सड़ा गला और रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया इसे? दास्ता का घोषणा पत्र या बिना इंजन के अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी की संज्ञा दी। यह आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने की। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद क्या हुआ कि भारतीय अपने खुद के संविधान की बातें करने लगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसी की बात करेंगे कि भारतीयों ने हमारे संविधान के लिए क्या क्या प्रयास किया, अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किया, वो नेक्स्ट कक्षा में बात करेंगे। तो यहां से हमारे संविधान की बातें होने लग गई थी। खुद भारतीय चाहते थे खुद का संविधान हो और खुद भारतीय बनाए उसका संविधान। तो इस तरह बातें होते होते अंग्रेजों ने भी कुछ प्रयास किया था हमारे लिए। क्रिप्स मिशन भी आया था, कैबिनेट मिशन भी आया था, उससे पहले अगस्त प्रस्ताव भी आए थे, बेवेल प्रस्ताव भी आया था। तो वो बातें करेंगे हम। उससे आगे हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं अगला अधिनियम, लास्ट अधिनियम 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। वो बात हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्या कैसे भारतीयों ने हमारे लिए प्रयास किया और अंग्रेजों ने हमारे लिए कैसे प्रयास किया। अभी थोड़ी सी बात और कर लेते, एक छोटा सा अधिनियम है अपना 1947 का अधिनियम, लास्ट अधिनियम है ये 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। क्योंकि भारत इस समय क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। देखो, इतिहास में बात करें तो माउंटबेटन हमारा उस समय वाइसराय था या गवर्नर जनरल था, जो भी था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इस लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? योजना बनाई भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने की, यानी विभाजन की योजना बनाई। और इसने 4 जुलाई 1947 को क्लेमेंट एटली के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय क्लेमेंट एटली।
इस क्लेमेंट एटली के साथ मिलकर इसने भारत को स्वतंत्र करने की योजना बना दी और वो 4 जुलाई 1947 को क्या किया गया, ये प्रस्ताव रखा गया। अब प्रस्ताव रखा गया और ये प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि इनके 2 हाउस होते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों में पारित करवा लिया और ये पारित हो गया। राजकीय स्वीकृति मिल गई इसे 18 जुलाई 1947 को। राजकीय स्वीकृति कब मिल गई? क्योंकि माउंटबेटन ने योजना बना दी थी पहले 3 जून 1947 को ही कि हम भारत और पाकिस्तान को क्या करेंगे, अलग करेंगे। आगे बात करेंगे उसकी, अंग्रेजों द्वारा जो किए गए प्रयास थे उनमें बात करेंगे। 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया, राजकीय स्वीकृति मिल गई, क्योंकि 15 और 16 जुलाई को दोनों सदनों से इसको पारित करवा लिया था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें वही बातें हैं 14 अगस्त तथा 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, क्योंकि आधी रात को हुआ था तो 15 अगस्त को भारत मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। भारत तथा पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में भारत का बंटवारा कर दिया गया। दोनों को कह दिया गया कि अपने अपने गवर्नर जनरल चुन सकते हो, संविधान सभा का गठन कर सकते हो। तो दोनों को, राज्यों को गवर्नर जनरल चुनने और संविधान सभा के गठन करने की छूट दे दी गई इसी 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था पहला वो था मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का जो प्रधानमंत्री था पीएम पहला वो था जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान का जो पीएम पहला बना था वो था लियाकत अली। अब पाकिस्तान से तो अपने को मतलब भी क्या, पढ़ना हमारे को कौन है, भारत का पढ़ेंगे हम। तो दोनों ही अधिराज्यों को कह दिया गया कि जब तक संविधान नहीं बनता 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत आपकी सरकार चलाई जाएगी। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया था। तो बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या हुआ था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगले क्लास में बताया जाएगा कि कैसे भारत का संविधान बना था। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।